नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरेज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है प्यार। मेरा नाम विजय है। मेरा दिल्ली में एक छोटा सा होटल था। मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं था। मैं काम की तलाश में दिल्ली आया था। फिर भगवान ने मेरी तकदीर बदल दी और मैंने यहाँ एक छोटा सा होटल खोल लिया। मेरी जिंदगी यहाँ अच्छे से चल रही थी। मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए थे। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो दिल्ली में रहते थे। मैं अपने रिश्तेदारों के पास आया और वहां एक छोटी सी नौकरी करने लगा। फिर मैंने बहुत तरक्की की और अपना खुद का होटल बना लिया, जो पूरी तरह से मेरा था और मैं ही उसका मालिक था। जिंदगी बहुत अच्छे से और सुकून से चल रही थी क्योंकि अब कोई टेंशन नहीं थी। मेरे होटल में 8 लड़के काम करते थे। वे सभी खाना बनाते थे और मैं उन पर नजर रखता था। मेरा होटल छोटा था लेकिन यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था। दूर दूर से लोग मेरे होटल में खाना खाने आते थे। मुझे अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा पसंद आने लगी थी क्योंकि भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मेरी उम्र लगभग 28 साल थी। मैं शादी करना चाहता था और अपना परिवार आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी और न ही मेरा किसी से कोई रिश्ता था। फिर एक दिन मैं अपने होटल के ऑफिस में बैठा था जब मैंने एक लड़की को देखा। पहली नज़र में ही वह मुझे अच्छी लगी। वह मुझे बहुत पसंद आई लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब उदासी थी। वह मेरे सामने बैठी थी और मैं बार बार उसे देख रहा था और सोच रहा था कि वह परेशान क्यों है और उसकी परेशानी क्या है। यह अजीब बात थी। न तो मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता था और न ही हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन फिर भी मुझे उसकी परेशानी महसूस हो रही थी। फिर वह बेचैन हो गई और बहुत विनम्र स्वर में मुझसे कहने लगी, साहब, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैंने आपके होटल के बारे में सुना और यहाँ चली आई। क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? कृपया मना मत करिए और मुझे नौकरी दे दीजिए। मैं बहुत दूर से उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ से निराश होकर नहीं जाना चाहती। मेरे होटल में हर तरह के लोग खाना खाने आते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा पूरा स्टाफ पुरुषों का था, उसमें कोई महिला नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे नौकरी दे दूं, तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझे लेनी होगी और यह मेरे होटल के नियमों के खिलाफ था। मैं यहाँ किसी लड़की को काम पर नहीं रखना चाहता था। अकेली लड़की इतने सारे लड़कों के बीच होगी तो इससे मेरे होटल की बदनामी भी हो सकती थी। इसीलिए मैंने उसे नौकरी देने से मना कर दिया। मुझे उसे नौकरी देने में कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि मेरे होटल के नियम मैंने खुद बनाए थे। मैं इस जगह का मालिक था, इसलिए मेरी ही मर्जी यहाँ चलती थी। लेकिन मैं उसे नौकरी नहीं देना चाहता था ताकि यहाँ उसे रखने में कोई दिक्कत न हो। उसने फिर मुझसे कहा, साहब, कृपया देख लीजिए कि कोई संभावना हो सकती है क्या? मैं बहुत मजबूर हूँ और बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ। उसकी मासूम शक्ल और मासूम शब्द सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था और मैंने सोचा कि हर आदमी बुरा नहीं होता। मुझे भी लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, और फिर उसे अपने होटल का सारा काम समझा दिया। मैंने बताया कि उसे कहाँ काम करना होगा। मैंने उससे कहा कि उसे सब्जियां काटनी होंगी, चीजें तलनी होंगी और मसाले पीसने होंगे। बाकी काम के लिए मैंने रसोइये रखे थे। वह यह सुनकर थोड़ी परेशान हुई, लेकिन फिर खुश हो गई और दोबारा बोली, धन्यवाद सर, मैं बहुत मजबूर हूँ और आपने एक मजबूर इंसान की मजबूरी को समझा। मैंने कहा, बार बार अपनी मजबूरी का जिक्र मत करो। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, इसलिए मैंने कर दी। फिर मैंने उसे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दी। मेरे साथ काम करने वाले एक लड़के ने मुझसे कहा, सर, आपने ठीक नहीं किया इस लड़की को नौकरी देकर। और फिर पहले ही दिन उसे 1 महीने की एडवांस सैलरी भी दे दी।
देखिए, कुछ लोग बहुत लालची होते हैं। ऐसा न हो कि वो कल से काम पर ही न आए और आपके पैसे लेकर भाग जाए। लेकिन वह लड़की अगले ही दिन काम पर आई और एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। वह लगातार काम करती रही। वह हमेशा समय पर आती और समय पर अपने घर चली जाती। अब उसे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया था। फिर जैसे ही 1 महीना पूरा हुआ, उसने मुझसे एक बहुत अजीब सी गुजारिश की। उसने कहा, सर, मुझे पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझसे कुछ पूछे बिना ही मुझे पैसे दे सकते हैं? मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन कितने? उसने जवाब दिया, नहीं सर, मुझे इससे ज्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वह रुकी और बोली, सर, मुझे पता चला कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी एक दिन की पत्नी बन सकती हूँ और आपके साथ रात बिता सकती हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं दंग रह गया। मैं हक्का बक्का रह गया कि उसने मुझसे ऐसा कुछ कहने की हिम्मत कैसे की। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने ऑफिस के अंदर ले गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? पैसों के लिए तुम इतनी गिर सकती हो कि मुझसे ये साफ साफ कह रही हो? तब उसने मुझे बताया कि उसका नाम कविता है। वह ढीले कपड़े पहने हुई थी। उसने सलवार कुर्ता पहना था और सिर पर दुपट्टा लिया हुआ था। वह जवान थी और देखने में बहुत खूबसूरत थी। वह मेरे होटल में काम कर रही थी, लेकिन मेरी डांट सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई। उसके बाद उसने फिर कभी मुझसे ऐसी कोई गलत बात नहीं की। लेकिन एक दिन अचानक वह रसोई से भागती हुई बाहर आई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया कि आखिर मामला क्या है। जब मैं किचन में गया तो वहां काम करने वाले सभी लड़के अपने अपने काम में व्यस्त थे। मैंने उन लड़कों से पूछा, कविता यहाँ से इस तरह डरकर क्यों भागी? तुम लोगों ने कुछ किया क्या? उनमें से एक लड़का बोला, नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे शक हुआ कि जिस तरह वह डरकर भागी थी, जरूर कुछ तो हुआ था। अगले दिन जब वह सुबह काम पर आई, तो मैंने उससे पूछा, कल तुम्हें क्या हो गया था? तुम अचानक इस तरह क्यों भाग गई थी? उसने कहा, सर, आपके होटल का जो नौकर है, जिसकी रंगत काली है, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन उसने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। मैं समझ गया कि वह किसकी बात कर रही थी। वह मेरे होटल में काम करने वाले लड़के विशाल की बात कर रही थी, जिसका रंग सांवला था। मैंने कविता से पूछा, क्या तुम इस बात को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित हो? इस पर उसने कहा, हाँ सर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ। मैं एक तरफ खड़ी अपने काम में लगी रहती थी और वह बार बार बहाने से किसी चीज को उठाने आता और मुझसे टकराता। फिर कहता, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर अपनी दूसरी हाथ मेरी कमर पर रखने की कोशिश की। तब मैंने डरकर वहां से भागने में ही भलाई समझी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें उसी वक्त मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें इस तरह भागने की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने विशाल को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, क्या तुमने ऐसा किया है? वह तुरंत बोला, सर, उसने खुद मेरे करीब आने की कोशिश की थी। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं पिछले 3 सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ और यह लड़की यहाँ सिर्फ 9 महीने से है। लेकिन आपने उसकी बात सुन ली और मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं उसकी बात पर थोड़ा रुका, क्योंकि 3 साल से काम कर रहे व्यक्ति पर बिना ठोस सबूत के विश्वास न करना भी गलत था। लेकिन तभी मेरे एक अन्य कर्मचारी ने आकर कहा, सर, यह लड़का गलत है। इसने इस लड़की को तंग किया है। यह सुनकर मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि उसे नौकरी से निकाल देना ही सही रहेगा। मैंने विशाल से कहा, तुम्हारा हिसाब किताब पूरा कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। विशाल गुस्से में होटल से निकलते हुए बोला, सर, आपने इस लड़की के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया। एक दिन यह लड़की अपना असली रंग दिखाएगी और तब आपको समझ आएगा कि मैं सही था और वह गलत। बेशक
मैंने उसे नौकरी से निकाला था तो वह मेरी तारीफ करने नहीं जा रहा था। इसलिए जाते जाते उसने उस लड़की को बदनाम करने की भी पूरी कोशिश की। शाम को मेरा खास आदमी सैफ मेरे पास आया और बोला, सर, आपने इस लड़की को यहाँ रखकर ठीक नहीं किया। अब देखिएगा, हर दिन कोई न कोई ऐसा मामला सामने आता रहेगा। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की इतने सारे लड़कों के बीच काम करे, यह कोई मजाक नहीं है। मैंने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? वह बोला, सर, यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वे सभी परदेसी हैं। कोई 4 साल से अपने घर नहीं गया, कोई 6 साल से और कोई 8 साल से। ऐसे में अगर उनके साथ कोई खूबसूरत लड़की काम करे तो कुछ न कुछ तो जरूर होगा। मुझे यह सुनकर गुस्सा आ गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, क्या आदमी में इतनी भी काबू नहीं होती कि अगर वह अपनी पत्नी से दूर है तो किसी भी औरत पर गलत नजर डाले? सैफ मेरी बात सुनकर चुप हो गया, फिर धीमे स्वर में बोला, सर, आपको अभी तक आदमियों की फितरत का सही अंदाजा नहीं है। इस दुनिया में कई मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी तक से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन वे दूसरी औरतों पर भी नजर रखते हैं। लोग अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं और उनकी पत्नियों को इसकी खबर तक नहीं लगती। मैंने कहा, मर्दों को शादी की इजाजत है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे इसे बहाने की तरह इस्तेमाल करें और गलत चीजों के लिए दूसरी शादी करें। कोई भी मर्द अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। अगर कोई मजबूरी में दूसरी शादी करता है तो उसे उस औरत का साथ देना चाहिए और उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर मैंने सैफ से कहा, अगर मैंने कविता को काम पर रखा है तो मैं उसकी सुरक्षा भी करूंगा। अगर मेरे दिल में उसके लिए कोई खास एहसास न होता तो मैं उसे इस नौकरी के लिए कभी नहीं रखता और न ही अपने पुराने नौकर को उसके लिए निकालता। इतना तय था कि उसने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली थी, लेकिन अभी तक मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। क्या वह शादीशुदा थी? उसके माता पिता कौन थे? और आखिर उसे यहाँ काम करने की मजबूरी क्यों पड़ी? मुझे धीरे धीरे उससे सब कुछ पूछना था। और अगर वह अकेली थी तो मैं उससे शादी करके पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था। जहाँ तक मैं अंदाजा लगा सकता था, वह शादीशुदा नहीं लग रही थी। उसकी उम्र करीब 22 साल रही होगी और वह एक जवान लड़की थी। रात को जब होटल में खाना बच जाता तो वह उसे पैक करके अपने साथ ले जाती। एक दिन सुबह सुबह वह मेरे लिए कुछ लेकर आई। मुझे नहीं पता कि उसने किसी से पूछा था या उसे खुद यह ख्याल आया था, लेकिन जो भी था वह सही ख्याल था। उसे पता चल गया था कि मुझे मीठी चीजें बहुत पसंद है। वह बोली, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। आप मेरी इतनी मदद करते हैं और मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ मीठा बना दूं। मैंने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। उसने मेरे लिए अपने हाथों से खीर बनाई थी। जैसे ही मैंने खीर का स्वाद चखा, मैंने उससे कहा, तुमने बहुत अच्छी खीर बनाई है, मुझे यह बहुत पसंद आई। मैंने कहा, तुम्हारे हाथों में बहुत जादू है, तुम्हें मेरे होटल में भी यह खीर बनानी चाहिए। मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पैसे दूंगा। मैंने उसे अच्छी तनख्वाह पर रखा था और इसके अलावा भी मैं उसे अलग से पैसे दे देता था। होटल के लोग भी उसे टिप दिया करते थे। वह होटल से बचा हुआ खाना अपने घर ले जाती थी, लेकिन फिर भी हमेशा उदास और परेशान रहती थी। उसकी तकलीफ मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? उसने कहा, आप सुनकर क्या करेंगे? अब कोई भी व्यक्ति बार बार सवाल नहीं कर सकता, और अगर करे भी तो दूसरा इंसान यह सोच सकता है कि वह क्यों मेरी जिंदगी के बारे में इतना जानना चाहता है। इसलिए मैंने उसे दोबारा कुछ नहीं पूछा। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी जोरदार बारिश कि कोई भी होटल की तरफ आने वाला नहीं था। हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। कुछ ग्राहक अपनी कारों में आए थे, लेकिन थोड़ी देर में वे भी चले गए। होटल बंद होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। मैंने सबको छुट्टी दे दी थी।
मैंने सभी से कहा कि वे अपने अपने घर चले जाएं। बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी तेज बारिश होगी। अब लोग धीरे धीरे अपना सामान समेट रहे थे और जाने लगे। कविता भी जाने लगी। मैं दरवाजे से बाहर जाते हुए उसे देख रहा था और खुद होटल में बैठ गया। मैंने सोचा कि आज कुछ हिसाब किताब निपटा लूंगा। 1 घंटे बाद मुझे भी घर जाना था, लेकिन मैं हैरान रह गया जब देखा कि वह वापस आ गई। मुझे लगा कि शायद वह अपना कोई सामान भूल गई होगी, लेकिन जैसे ही वह मेरे ऑफिस में आई, उसने अचानक दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा, क्या बात है, कविता? हालांकि मुझे थोड़ा अंदाजा था कि वह क्या चाहती है। उसने कहा, मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपकी कोई पत्नी नहीं है और आप अब तक कुंवारे हैं। मैंने पूछा, तुमसे यह किसने कहा? वह बोली, लोग आपस में बात कर रहे थे और मैंने बस सुना था। अगर आप चाहें तो मैं वो काम कर सकती हूँ जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। मैं एक दिन के लिए आपकी पत्नी बन सकती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, बदले में मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं उसे आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि इससे पहले जब उसने ऐसी बात कही थी, तो मैंने उसे बहुत डांटा था। जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था, वही मुझे इस तरह का प्रस्ताव दे रही थी, वो भी रात के समय, जब इस होटल में मेरे अलावा कोई और नहीं था। जब किसी मर्द को उसकी पसंद की लड़की से ऐसा प्रस्ताव मिले, तो वह क्या सोचेगा? जाहिर है, उसे यही लगेगा कि लड़की सही नहीं है। लेकिन उसकी आंखों में जो बेपसी थी, उसने मेरे मन को झकझोर दिया। आखिर उसकी इतनी बड़ी मजबूरी क्या थी? अब मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा। जब फल खुद गिरने को तैयार था, तो उसे ठुकराने की क्या जरूरत थी? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे होटल के एक कमरे में ले गया। मैंने कहा, तो तुम्हें पैसे चाहिए, है ना? वह बोली, हाँ, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुम सिर्फ एक दिन के लिए मेरी पत्नी बनना चाहती हो। अगर मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी बना लूं, तो भी ठीक रहेगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। पहले उसने हाँ कहा, फिर बोली, लेकिन मेरी माँ बीमार है। वह बहुत बीमार है। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ओर देखने की कोशिश की, वह फूट फूट कर रोने लगी और जमीन पर बैठ गई। उसने अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लिए और मुझसे माफी मांगने लगी। वह रोते हुए बोली, मुझे जाने दीजिए, प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए, मैं यह काम नहीं कर सकती। मैं एक पल के लिए कमजोर पड़ गया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता था, नहीं उसकी बेपसी का फायदा उठाना चाहता था। उसकी आंखों में छिपी हुई घबराहट अब थोड़ी शांत लग रही थी। शायद उसका आत्मविश्वास जाग चुका था। मैंने गंभीरता से कहा, तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है, जिसकी वजह से तुम यह सब करने के लिए तैयार हो गईं। और खुदा के लिए मुझसे कोई झूठ मत बोलना। वह बोली, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरी मजबूरी आप सिर्फ सुनकर नहीं समझ पाएंगे। मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कितनी मजबूर हूँ। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी कार की चाबी निकालकर कहा, ठीक है, चलो। हम दोनों कार में बैठ गए और अब वह मुझे रास्ता बता रही थी। रास्ता लंबा होता जा रहा था। हम शहर की आबादी से दूर निकलते जा रहे थे। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था। मैं एक होटल का मालिक था और यह लड़की कुछ दिन पहले मेरे पास काम मांगने आई थी। फिर उसने अपने हावभाव से मुझे लुभाने की कोशिश की और अब वह मुझे अपने साथ कहीं ले जा रही थी। क्या यह सब किसी योजना के तहत हो रहा था? क्या वह मुझे किसी जाल में फंसाना चाहती थी? मुझे डर था कि शायद जहां वह मुझे ले जा रही थी, वहां कोई मुझे लूटने की साजिश न कर रहा हो।
मेरे पास कार थी, जेब में पैसे थे, 2 महंगे मोबाइल फोन भी थे। अगर उसने सब कुछ छीन लिया तो? यह जगह सुनसान थी, बारिश का दिन था, कोई भी बाहर नहीं था। अब हजारों तरह के सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अचानक उसने कहा, बस सामने वाली गली का पहला घर है। मैंने कार उसी घर के सामने रोक दी। यह घर बहुत छोटा था। दीवारें तो पक्की थी, लेकिन छत शायद मिट्टी और लकड़ी की बनी हुई थी। बारिश की वजह से घर के बाहर की मिट्टी गीली हो चुकी थी। वह भी कार से उतर गई और हम दोनों अंदर गए। घर की हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ गरीबी का राज था। घर में कुछ भी नहीं था। टूटी फूटी चीजें इधर उधर बिखरी थीं। बाहर कुछ पुराने और टूटे खिलौने पड़े थे। क्या यह शादीशुदा है? मेरे दिमाग में सवाल उठा। अगर यह शादीशुदा थी तो काम पर आते वक्त अपने बच्चों को साथ क्यों नहीं लाती थी? शायद वह उन्हें घर पर ही छोड़ जाती होगी। पर अब तक मुझे उसके बच्चे कहीं नजर नहीं आए। हाँ, एक पुरानी जैकेट और कुछ खिलौने जरूर पड़े थे। उन पर धूल जमी हुई थी। शायद बच्चा किसी कमरे में था। आइए, अंदर चलिए, कविता ने कहा। जैसे ही मैं उसके बताए हुए कमरे में गया, वहां का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर एक आदमी लेटा हुआ था। उसका आधा शरीर बेकार हो चुका था, लेकिन वह जागा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। वह कुछ इशारे कर रहा था और धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने कविता को देखा, वह बोला, कविता, ये कौन है? कविता उसके पास गई, उसके सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, ये मेरे साहब हैं, जहां मैं काम करती हूँ, होटल के मालिक। इसके बाद उसने एक कंबल उठाकर उस आदमी के ऊपर डाल दिया और उसे पानी पिलाने लगी। इसके बाद उसने अपने पति को दवाई खिलाई। फिर मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, साहब, आइए, मेरे साथ बाहर बैठिए। मैं उसके कमरे से बाहर आ गया। यहाँ एक और छोटा सा कमरा था और बाहर बस एक छोटा सा खुला स्थान था, जिसे मैं आंगन कह रहा हूँ, लेकिन सच में वह बस एक खाली जगह थी। मैंने वहां पड़ी एक पुरानी कुर्सी खींची और उस पर बैठकर सोचने लगा। घर में बच्चों के खिलौने पड़े थे, लेकिन मुझे कहीं भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। यह बात मुझे खटकने लगी। तभी कविता भी बाहर आ गई और मेरे सामने एक छोटी सी चौकी पर बैठ गई। कैसा लगा मेरा घर? उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छुपी तकलीफ को मैं साफ देख सकता था। मैंने हल्की आवाज में कहा, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। मेरे इतना कहते ही उसने एक गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में बोली, अंदर जो आदमी लेटा है, वह मेरा पति है। इतना सुनते ही मेरे हाथ से उम्मीदों का आईना पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मैंने कविता को चाहा था। मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, लेकिन वह पहले से शादीशुदा निकली। कविता ने मेरी आंखों में झांका और बोली, मेरा पति बीमार है। मैं उसके इलाज के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा और धीमे से कहा, हाँ, मैंने देख लिया। तुम सच में बहुत मजबूर हो। पर तुम्हारे पति को आखिर हुआ क्या है? वह इस हालत में कैसे पहुंचा? यह सुनकर कविता ने नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ। मैं चौंका, क्या मतलब? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पति को क्या हुआ? उसने मेरी ओर देखा और बोली, जब मेरी शादी हुई थी, तब वह ऐसा ही था। मैं अविश्वास में पड़ गया। तुम कहना चाहती हो कि तुम एक ऐसे इंसान से ब्याही गई जो पहले से ही अपंग था? हाँ, उसने धीरे से कहा। मैंने पूछा, तुम्हारी शादी किसने करवाई थी और तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? कविता की आंखों में पुराने जख्म ताजा हो गए। वह बोली, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। पहले उसका सिर्फ एक हाथ बेकार था, लेकिन तब भी मेरा जीवन बहुत बुरा था, क्योंकि वह एक हाथ से भी मेरी बहुत पिटाई करता था। मैं अवाक रह गया। तुम्हारे साथ मारपीट करता था? हाँ, उसने आंसू पोंछते हुए कहा। लेकिन भगवान ने हमें एक बच्ची भी दी थी।
तो तुम्हारी बच्ची कहाँ है? मैंने जल्दी से पूछा। कविता का गला भर आया। उसने धीमे से कहा, वो इस दुनिया में नहीं रही। मैंने चौंक कर कहा, क्या? क्या हुआ था उसे? वह बहुत बीमार पड़ गई थी। उसे निमोनिया हो गया था। तेज बुखार था। और फिर भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। कविता की आवाज कांप रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और कहा, यहाँ उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मैं खुद दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हारी शादी आखिर हुई कैसे थी? तुम्हारे माँ बाप ने एक अपंग आदमी से तुम्हारी शादी क्यों करवाई? कविता का चेहरा सख्त हो गया। वह कड़वे स्वर में बोली, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया था। बेच दिया? मैं हैरान रह गया। हाँ, कविता ने ठहाके जैसी एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा। मेरे माता पिता बहुत लालची थे। इस आदमी ने मेरी सुंदरता देखकर मुझे खरीद लिया था। अब मेरे अंदर गुस्से और दुख का तूफान उठने लगा। मैंने कहा, तुम्हें बचपन से ही बहुत अत्याचार सहने पड़े हैं, है ना? उसकी आंखें भर आईं। हाँ, मैं जिस दिन पैदा हुई थी, शायद उसी दिन से मेरी तकदीर में दुख लिख दिया गया था। मैंने धीरे से पूछा, और अब? क्या अब भी वह तुम्हें मारता है? कविता की आंखों में दर्द उभर आया। उसने धीमे से कहा, हाँ, अब भी मारता है, लेकिन वह तो बीमार है। कैसे मारता है तुम्हें? कविता ने गहरी सांस ली और कहा, उसकी बीमारी बढ़ गई है। अब उसके पैर भी जवाब दे चुके हैं। वह ठीक से सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। लेकिन उसका एक हाथ अभी भी काम करता है। मैंने गहरी सांस ली। तो फिर वह तुम्हें कैसे मारता है? कविता ने सिर झुका लिया और बोली, उसके बिस्तर के पास एक छड़ी रखी होती है। वह उसे अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ लेता है। जब उसे गुस्सा आता है तो इशारे से मुझे पास बुलाता है। और जैसे ही मैं उसके सामने बैठती हूँ, वह उसी छड़ी से मुझे मारने लगता है। मैं सन्न रह गया। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे, इसीलिए मैं ये ढीले कपड़े पहनती हूँ, ताकि मेरे शरीर के घाव नजर न आए। ये मेरे पति के दिए हुए निशान हैं, जिन्हें मैं किसी और को नहीं दिखाना चाहती। अगर कोई मेरे घाव गिनने लगे तो उसे सुबह हो जाएगी। यह आदमी मुझे बहुत प्रताड़ित करता है। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने गुस्से से कहा, फिर भी तुम इस नीच आदमी की इतनी सेवा कर रही हो, क्यों नहीं इसे छोड़ देती? ऊपर से इसके इलाज के लिए पैसे भी जमा कर रही हो। इस आदमी के लिए तो तुम मेरे साथ रात बिताने तक को तैयार हो गई थी। क्यों नहीं मार देती इसे? ऐसे लोगों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, जो औरत को कुछ समझते ही नहीं, और वो भी ऐसी औरत को जो अपने खून पसीने की कमाई से उस नीच आदमी की देखभाल कर रही है। मैं बेहद गुस्से में था। शायद मैं खुद कभी ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन उस वक्त गुस्से में मैंने उसे ऐसी सलाह दे डाली। कविता ने मेरी आंखों में झांका और धीरे से कहा, मैं क्या करूं? जो भी है, वह मेरा पति है। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुद नहीं मिटा सकती। जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, मैं उसकी पत्नी हूं। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी में कदम रखा, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन मैं बुरी नहीं हूं। वह मुझ पर जुल्म इसलिए कर रहा है क्योंकि वह मुझे भी बुरा बना देना चाहता है। ये सारे लोग एक दिन नरक में जाएंगे और उनसे उनके कर्मों का हिसाब जरूर लिया जाएगा, लेकिन अगर मैंने भी उनके साथ बुरा किया तो मुझे भी सजा मिलेगी। फिर मुझमें और उनमें क्या फर्क रहेगा? वे इस दुनिया में जीत जाएंगे, लेकिन मैं ईश्वर की अदालत में जीतूंगी और वे हार जाएंगे। मैंने थोड़ी देर तक उसे चुपचाप देखा, फिर पूछा, तो फिर तुम उसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर वह मर गया तो लोग मुझे ही उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन अगर वह जिंदा रहा तब भी लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा ही कहेंगे। जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा पति इस हाल में है और फिर भी मुझे मारता है,
तो लोग इस पर यकीन ही नहीं करते। यहाँ के लोग कहते हैं कि मैं अपने बीमार पति को छोड़कर बाहर घूमने जाती हूँ या गलत काम करके पैसे कमाती हूँ। उन्हें लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, फिर भी मेरे पति का बिस्तर पर पड़ा रहना और मेरी कमाई पर जीना, यह बात हजम नहीं होती। लोग कहते हैं कि मैं ही उसे मारती हूँ, मैं ही उसे तंग करती हूँ। फिर भी मैं मेहनत करूँ तो आखिर किसके लिए, किसे जवाब दूँ? इसीलिए मैं तंग आ गई थी। उसकी आंखों में बेपसी थी। उसने मेरी तरफ देखा और रुंधे गले से बोली, इसीलिए मैंने सोचा कि जब बदनाम तो वैसे भी होना है, तो कुछ गलत ही कर लूं। तभी मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। मैं बहुत इज्जतदार लड़की हूं। मैं बस मजबूर और बेबस थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में दर्द था। वह आगे बोली, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम पलक रखा था। सिर्फ इसी आदमी की वजह से वह मुझसे छिन गई। वह बहुत बीमार हो गई थी। उसे बचाने के लिए मैं पैसों का इंतजाम करने बाहर गई थी। लेकिन जब मैं घर लौटी, वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं बस उसे देखता रह गया, शब्दहीन, स्तब्ध। मेरे पति ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं बेहोश हो गई। और जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तब मेरी बेटी की आंखें बंद थीं। वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। कविता की बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपने दोनों मोबाइल और जेब में रखे सारे पैसे उसके हाथ में रख दिए और कहा, इस मोबाइल को बेच दो और यह पैसे रख लो। इन्हें अपने काम में लगाओ और नौकरी पर आ जाओ। मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे पति से कुछ कहना चाहता हूँ। तुम बाद में उसे सब कुछ समझा देना। मैं अंदर गया और उसके पति के पास जाकर गुस्से से बोला, कैसा आदमी है तू? तुझे शर्म नहीं आती? तेरी पत्नी तेरा इतना ख्याल रख रही है और तू उसी को तकलीफ दे रहा है। अगर तू एक दिन भी इसे अच्छे से रखेगा, तो खुदा की कसम, तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। वह मेरी ओर हैरानी से देख रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह से सुन नहीं पा रहा था कि मैं उससे क्या कह रहा हूँ। लेकिन मैं अपना गुस्सा निकाल चुका था। वहां से निकलते समय मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अब मुझे समझ में आ रहा था कि उसने अपनी बेटी की चीजें क्यों संभाल कर रखी थी। वह उसे बहुत याद करता था और उन चीजों पर जमी धूल यह बताने के लिए काफी थी कि जिनकी भी वे चीजें थीं, वे अब इस दुनिया में नहीं रहीं। मैं वहां से निकलकर अपनी कार में बैठा और सोचने लगा कि यह दुनिया कितनी निर्दयी है। एक और औरत को इतना बदनाम कर दिया गया है कि अगर वह अच्छा भी करे, तो लोग यही कहते हैं कि नहीं, वह अच्छी हो ही नहीं सकती। और दूसरी ओर मर्द को ऐसा बना दिया गया है कि अगर कोई औरत उसे गलत काम करने के लिए कहे, तो वह मना नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कविता को मना कर दिया था, वरना उस दिन न ऑफिस में कोई था और बाहर तेज बारिश भी हो रही थी। कविता ने खुद कहा था कि वह कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने इनकार करके यह साबित कर दिया कि अगर एक आदमी खुद पाक साफ हो और उसका मन पवित्र हो, तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी उसे बहका नहीं सकती। और इस तरह कविता भी इस गुनाह से बच गई थी। जब कविता काम पर आने लगी, तो मैं उससे ज्यादा बात नहीं करता था। वह भी अपने काम में व्यस्त रहती थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं अब उसके लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी महसूस करने लगा था और आज भी मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन मैंने इस प्यार को अपने दिल के किसी कोने में बंद कर दिया था, जहां वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। मुझे पता था कि वह कभी मेरी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मैंने कभी उससे यह भी नहीं पूछा कि क्या उसके पति का बर्ताव उसके साथ सुधर गया है या नहीं, क्या वह अब भी उसे मारता है या नहीं। लेकिन एक दिन जब मैंने उसे देखा, तो मैं हैरान रह गया।
आज वह बहुत खुश और खूबसूरत लग रही थी। वह मेरे ऑफिस में आई और मुस्कुराकर बोली, साहब, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मैंने सोचा कि शायद उसने मेरे लिए कुछ पकाया होगा, लेकिन इतने दिनों से वह मुझसे दूर थी, मुझसे बच रही थी। फिर अचानक उसे मेरी याद कैसे आ गई। मैं उससे वैसे ही बातचीत कर रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो, जैसे मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बताओ कविता, क्या लाई हो? उसने धीरे से दोनों मोबाइल मेरी टेबल पर रख दिए। मैं हैरान हुआ और बोला, तुमने इन्हें बेचा नहीं? अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया। कविता ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, नहीं साहब, मुझे इन्हें बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दरअसल मेरे पति इस दुनिया से चले गए। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गया। मेरी आंखें बड़ी हो गईं और मैंने तुरंत पूछा, ये सब कैसे हुआ? उसने गहरी सांस ली और बोली, उस दिन के 2 हफ्ते बाद एक रात अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। मैं चुपचाप सुन रहा था। वह आगे बोली, उसकी मौत के बाद लोगों ने मेरे बारे में बहुत बुरा भला कहा, तरह तरह की बातें की, लेकिन मैंने सब कुछ चुपचाप सुना क्योंकि मुझे पता था कि ये उनके आखिरी शब्द हैं। अब कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। अब मैं पूरी तरह अकेली रहती हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? वह हल्के से मुस्कराई और बोली, क्योंकि आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। लेकिन आज सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ, और वह भी एक बहुत अच्छे इंसान से। उसकी ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके पति की मौत के बाद इतनी जल्दी शादी? अगर वह शादी करने जा रही थी तो मुझसे क्यों नहीं? क्या मैं उसके काबिल नहीं था? अगर वह मुझे पहले बता देती तो मैं उसे कह देता कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। कविता ने मेरी ओर देखा और कहा, मेरी शादी अगले महीने की 2 तारीख को है। आप जरूर आइएगा। मैं पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। मैं केवल सिर हिलाकर रह गया। 2 तारीख आने में अब केवल 10 दिन बचे थे। उस दिन मैं बहुत बेचैन था। मैंने होटल के सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी और अपने ऑफिस में अकेले बैठा रहा। मुझे पता था कि आज कविता किसी और की हो जाएगी। मेरा गुस्सा और पछतावा दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। मुझे लगा कि मैंने यह मौका खुद अपने हाथों से गंवा दिया। वैसे भी उसका पति एक न एक दिन मरने ही वाला था। अगर मैं पहले ही उससे बात कर लेता तो वह कभी शादी से इनकार नहीं करती। लेकिन वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे मुझसे भी अच्छा लड़का आसानी से मिल सकता था। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। तभी अचानक दरवाजे पर एक तेज आवाज आई। मैंने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। कोई अंदर आया और मैं अवाक रह गया। वह कोई और नहीं बल्कि कविता थी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह दुल्हन के जोड़े में थी। मैंने घबराकर पूछा, कविता, तुम यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक है। तुम्हारा दूल्हा कहाँ है? तुम इस तरह दुल्हन की तरह सज-धज कर यहाँ क्यों आई हो? कविता मुस्कुराई, मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोली, मेरा दूल्हा और मेरा भविष्य का पति मेरे सामने खड़ा है। मैं पूरी तरह से हक्का-बक्का रह गया। क्या मतलब? मैंने फटी आंखों से उसे देखा और अचानक समझ गया कि वह क्या कहने वाली है। वह भावुक होकर बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम वह इंसान हो जिसने मुझे सहारा दिया, मेरी रक्षा की, मेरी मजबूरी समझी, लेकिन कभी मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। मुझे तुमसे बेहतर पति कभी नहीं मिलेगा। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखें चमक उठीं। मैं बस उसे देखता ही रह गया। फिर मैंने धीरे से उसकी ओर कदम बढ़ाया और उसे गले से लगा लिया। उस दिन हमने शादी कर ली। अब वह मेरी पत्नी थी
और हम दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही हैं। कविता ने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। वह मेरे घर की बहुत अच्छी तरह देखभाल करती है और अब वह मेरी संतान की माँ बनने वाली है। जब 9 महीने पूरे हुए तो उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उसने मेरी उंगलियों को कसकर पकड़ते हुए कहा, यह वही बेटी है जो मुझे छोड़कर चली गई थी। अब वह वापस मेरी जिंदगी में लौट आई है। मैं इसका नाम पालक रखूंगी। मैंने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, तुम्हें इसे पालक ही नाम देना चाहिए, क्योंकि यह सच में बहुत सुंदर नाम है। तुम यही मानो कि तुम्हारी वही बेटी फिर से तुम्हारे पास लौट आई है। भगवान ने तुम्हें तुम्हारी खोई हुई खुशी वापस दे दी। कविता की आंखों में एक नई चमक थी। वह बार बार अपनी बेटी को देख रही थी और उसे प्यार से सहला रही थी। उसने मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। उसके आने के बाद मेरा होटल भी पहले से बेहतर चलने लगा। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे कविता के रूप में एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छी जीवन संगिनी मिली। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि अगर उस रात मैंने अपने मन में कोई गलत इच्छा पाल ली होती, अगर मैंने अपने आप पर काबू न रखा होता, तो शायद मैं आज पूरी तरह बर्बाद हो गया होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा कविता की मदद की, उसे सहारा दिया, और इसका फल यह मिला कि आज वही लड़की मेरी पत्नी बनकर मेरी जिंदगी में आ गई। अब कविता की जिंदगी में भी शांति आ गई थी। जब वह अपने माता पिता के घर थी, तब भी उन्होंने उसके साथ बहुत अत्याचार किया। शादी के बाद उसका पति भी उसे मारता पीटता था। लेकिन अब वह मेरे घर में बहुत सुकून से रहती है। वह जब भी मेरी ओर देखती है, उसकी आंखों में सच्ची खुशी नजर आती है। उसे भी लगता है कि मेरी जिंदगी में आने के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल गई। कैसे भगवान ने हमें एक दूसरे से मिलाया और हमारे सच्चे प्यार को पूरा किया। अब वह मेरी पत्नी है और मैं एक बेटी का पिता बन चुका हूँ। कविता मेरे लिए सबसे खास है। उसकी उपस्थिति ने मेरी जिंदगी में खुशियों की बहार ला दी है। अब मेरी छोटी सी खुशहाल दुनिया है। कविता मेरी प्यारी बेटी और मैं। सच्चा प्यार इंतजार करता है, परीक्षा लेता है, लेकिन अंत में वही मिलता है जिसका हमें हक होता है। अगर हम सच्चे हों तो भगवान भी हमारी खुशियों को हमसे दूर नहीं होने देते। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरेज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।